एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। आप लोगों को मालूम चल गया है कि हॉस्टल वार्डन के लिए एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं और बहुत लंबे समय से पहले हॉस्टल वार्डन को लेकर के एक असमंजस की स्थिति थी कि एग्ज़ाम कब होगा। वैसे तो अगर व्यापम एग्ज़ाम लेता है तो जैसे ही नोटिफिकेशन निकालता है उस नोटिफिकेशन के लगभग 40 से 45 दिन के अंदर अपना एग्जाम आयोजित करा लेता है, परीक्षा आयोजित करा लेता है। लेकिन ये बहुत सुनहरा मौका आप लोगों के लिए हो सकता है कि एग्जाम के लिए पहले से फॉर्म भराए गए, पहले से सिलेबस बता दिया गया, उसके बाद भी जब एग्जाम डेट आया तो लगभग 60 से 65 दिन का समय आपको व्यापम ने दिया। और ये 60 से 65 दिन के समय जो है ये कम नहीं होता है, बहुत होता है एक तैयारी करने वाले के लिए, या फिर पर्याप्त कह सकते हैं एक तैयारी करने वाले के लिए होता है कि 60 से 65 दिन में वो अपने एग्जाम को क्रैक कर सकता है। लेकिन जरूरी है कि अगर आपको 60 से 65 दिन में एग्जाम को क्रैक करना है तो कुछ रणनीतियां बनानी होगी और उन रणनीतियों पर काम आपको करना पड़ेगा। उन सभी विषयों पर बातचीत करूंगा मैं, और भी साथ मैं बात करूंगा कुछ स्पेशल चीजों पर, जिन स्पेशल चीजों पर बात सुनना आपको आवश्यक है। सबसे पहली बात जो है कि अब अगर 60 से 65 दिन बचे हुए हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, क्या सिलेबस में से पूछेगा या फिर आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा, सिलेबस से बाहर के बाद प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो एक चीज के लिए तो आश्वस्त हो जाइए, जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हैं संभावना यह रहती है कि उसमें से आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न न पूछे जाए। कभी कभी इक्के दुक्के प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रश्न आपके सिलेबस के बाहर से पूछे जाते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, उसी एक दो प्रश्न के लिए पूरी माथापच्ची करते हैं कि एक दो प्रश्न हमको कहां से कवर हो जाए। बाकी अगर 100 प्रश्न में से 2 प्रश्न पूछ लेता है बाहर का और 98 प्रश्न पूछ लेता है आपके सिलेबस का, तो इस 98 प्रश्न के पीछे बच्चे नहीं भागते। उनको यह दिखता है कि आखिर क्या नहीं है मेरे पास, और उसी के पीछे, इसी 2 प्रश्न के पीछे भागते रहते हैं। और नतीजा ये होता है कि उनसे ये 98 जो प्रश्न होते हैं ये नहीं बनते, या फिर उस स्तर के नहीं बनते जिस स्तर के बने जाने चाहिए। बार बार रिवीजन एक समाधान होता है कि जो भी आपने पढ़ा है या फिर जो आप पढ़ने वाले हैं उस पर आपका विश्वास होना चाहिए, अन्यथा किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन होगा आपके लिए। तो जिस एग्जाम को आप क्रैक करने जा रहे हैं पहले तो आपको आत्मविश्वासी बनना पड़ेगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है या जो मैं पढ़ने जा रहा हूं या जा रही हूं वो एग्जाम में शायद पूछा जाएगा। तो इन 2 प्रश्नों के पीछे तो सबसे पहली बात नहीं भागना। दूसरी बात, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम में अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही प्रश्न पूछता है, बाहर से प्रश्न नहीं पूछता। 1-2 प्रश्न हो सकते हैं, उन 1-2 प्रश्नों के पीछे आपको बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। इस 98 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उन 98 प्रश्नों पर आपको फोकस करना चाहिए। अब 98 प्रश्नों पर फोकस कैसे करें या फिर प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं, इस विषय पर भी मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं। सामान्य तौर पर जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो कोई भी एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है, उसी बिंदु से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैं कह दूं कि भारत में मूंगफली के उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य कौन सा है, ऐसा एक प्रश्न दे दिया और आपसे दे दिया ऑप्शन ए, बी, सी और डी, और एक लिखा गुजरात, दूसरा लिखा राजस्थान, तीसरा लिखा मध्य प्रदेश और चौथा लिखा कोई भी महाराष्ट्र। ऐसा प्रश्न पूछा गया आपसे कि मूंगफली के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, और ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए गए। आप बिल्कुल रट चुके हैं कि राजस्थान जो है वो, मतलब गुजरात जो है वो पहले नंबर पे आता है मूंगफली के उत्पादन में। लेकिन समस्या यहां खत्म नहीं होती। जब भी आप ऐसा रखते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना कम हो जाती, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है
कि उसने ऑप्शन नंबर ए रट रखा है, तो अगली बार एग्जामिनर आपने दो तरीके के प्रश्न पूछेगा, यानी पूछेगा कि मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अधिक मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर है, तो आपको ध्यान होना चाहिए फिर राजस्थान। अगर एग्जामिनर का मन यही नहीं माना तो एग्जामिनर और भी कुछ बातें पूछ सकता है कि मूंगफली के उत्पादन में बढ़ते से घटते क्रम में सजाइए, तब आपको 3 राज्यों के नाम 4 राज्यों के नाम आपके सामने दे देगा और क्रम से कौन सा सही होगा आपको टिक लगाना होगा। कहना मैं बस इतना ही चाहता हूं आपसे कि जो भी आपसे प्रश्न पूछता है या भी जो भी आपके पास प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र के चारों विकल्पों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा आपके नंबर ठीक ठाक नहीं आएंगे। आप पुराने प्रश्न पत्रों को उठाइए, हॉस्टल वार्डन के अलावा अन्य भी जो एग्जाम हुए हैं, जो हॉस्टल वार्डन के पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसे व्यापम में मैथ्स आरआई में पूछेगा, पटवारी में पूछेगा, तो उसके मैथ्स के प्रश्न या फिर उसके जीएस के प्रश्न, उसके कंप्यूटर के प्रश्न किस तरीके के पूछे गए, और उन हर एक प्रश्नों के चारों ऑप्शन को तैयार कर लीजिए या फिर चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी पता कर लीजिए। अब आपको मैंने पूछा मूंगफली का उदाहरण, अब अगर आपके पास चारों ऑप्शन की तैयारी रहती तो आपको प्रश्न चाहे अग्रणी राज्य पूछे, चाहे दूसरा अग्रणी राज्य पूछे या फिर क्रम पूछे, तीनों ही प्रश्न आपसे बन जाते। एक ही फैक्ट है और उसी फैक्ट मूंगफली वाला फैक्ट है और उसी फैक्ट से संबंधित चारों प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है या 3 प्रश्न पूछेंगे, तो 3 प्रश्न में एक प्रश्न आप बनाने की स्थिति में रहे, 2 प्रश्न बनाने की स्थिति में नहीं रहे। लेकिन अगर ये चारों ऑप्शन आप कवर कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे मूंगफली से संबंधित, आप प्रश्न बनाने की स्थिति में रहेंगे। मैंने एक उदाहरण आपको मूंगफली का दिया है, आप किसी अन्य चीज का भी उदाहरण ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि पिछले साल के प्रश्न जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चाहे किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर प्रश्न हो, कम से कम एक टारगेट बनाइए कि कम से कम मैं 15 प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व करके जाऊंगा या 15 प्रीवियस ईयर को प्रश्न को सॉल्व करके जाऊंगी। ये चीजें जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर प्रश्न इन सिलेबस है या आउट ऑफ सिलेबस है। तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखिए। दूसरी बात, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो एग्जाम हॉल में ध्यान रखिएगा, मेरी बातों को नोट डाउन भी चाहे तो कर सकते। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो एग्जाम हॉल में आप जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है आप प्रश्नों को बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बार ऐसे भाग को देखना चाहिए जो भाग सबसे सरल आपको मालूम हो। ऐसी स्थिति में पूरे प्रश्न पत्र को आपको पलटा के 10 से 12 मिनट का समय देना चाहिए कि कहां से प्रश्न ठीक ठाक तरीके से बनते, और जिस भाग से आपको लगता है कि आसान है उसी भाग से आपको प्रश्न बनाना शुरू करना चाहिए। एक बार प्रश्न बनना शुरू हो गया तो वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हो जाता है और बाकी के प्रश्नों को भी आप सॉल्व करने की स्थिति में न भी रहें तो भी एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैं इस प्रश्न को बना चुका हूं, पिछले इतने प्रश्न सरल हैं तो इन प्रश्नों को भी एक बार अटेम्प्ट कर लेता हूं। तो हमेशा ये रणनीति आपको एग्जाम हॉल में अपनानी चाहिए। तीसरी बात कि अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं और हॉस्टल वार्डन के अंतर्गत आपको सिलेबस मालूम नहीं है तो भी आप बहुत बुरी स्थिति में। इस बार के हॉस्टल वार्डन का सिलेबस पिछले वर्षों के हॉस्टल वार्डन के सिलेबस से बिल्कुल अलग है, या कहें बिल्कुल छोटा भी कह सकते हैं आपको कि हॉस्टल वार्डन का सिलेबस थोड़ा छोटा कर दिया गया। जैसे सामान्य ज्ञान से आपको पूछा जाएगा 15 प्रश्न, उसी प्रकार से गणित से 25, कंप्यूटर से 15 प्रश्न, कंप्यूटर से 30 प्रश्न, सॉरी गणित से 25 प्रश्न, कंप्यूटर से 30 प्रश्न, हिंदी से 5 प्रश्न, जो कि पहले पूछता था 10 प्रश्न तो अब हो गया 5 प्रश्न, इंग्लिश से 5 प्रश्न, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जीएस से
ओनली 5 प्रश्न, केवल 5 प्रश्न। एक नया विषय जो जुड़ा है जिसको कहा जाता है बाल मनोविज्ञान, इसमें बच्चे डरे हुए, और डरना भी चाहिए, इससे सीधा सीधा 10 प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा मैं बात करूं करंट अफेयर से, इसके बाद बात करूं मैं देश विदेश के प्रश्नों से, इसके बाद मैं बात करूं योग शिक्षा से, केवल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जितने भी बच्चे हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उनको सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु हैं वो पता होना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहता है। क्योंकि कभी भी एग्जामिनर को जब प्रश्न बनाने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले एग्जामिनर सिलेबस को ही देखेगा और सिलेबस से संबंधित ही प्रश्न बनाने का प्रयास करेगा। मैं आपसे कहता हूं कि हॉस्टल वार्डन के लिए आप प्रश्न बनाइए, तो आप बोलेंगे कि सर मुझे पहले सिलेबस दीजिए, मैं सिलेबस देखूंगा, उसी के हिसाब से प्रश्न बनाऊंगा। यानी अगर आप सिलेबस को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेते हैं तो एग्जामिनर के एक स्टेप को आप मात दे देते हैं। कौन सा स्टेप? पहला स्टेप, यानी आपको सोचना कैसे है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एग्जामिनर कैसा सोच रहा है उस हिसाब से सोचना है। तो पहला स्टेप तो यही हो गया कि एग्जामिनर कैसा सोच रहा है। तो पहला अगर क्वेश्चन बनाने के लिए सोचना चाहता है एग्जामिनर, तो सोचेगा सिलेबस से ही बनाऊं। अगर आप सिलेबस पढ़ लिए तो आप एग्जामिनर जितनी गति से चल रहा है, कदम बढ़ाया, वही कदम आपने कवर कर लिया, केवल और केवल सिलेबस की पूर्ण जानकारी से, केवल और केवल सिलेबस की पूर्ण जानकारी से। अब आता है सिलेबस में प्रमुख विषय और गौण विषय। वैसे तो सिलेबस में कुछ भी प्रमुख या कुछ भी गौण नहीं होता, लेकिन जब सिलेबस को बाइफर्गेट कर दिया जाता है, यानी वर्गीकृत कर दिया जाता है कि इस भाग से इतने प्रश्न और इस भाग से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो विद्यार्थी या अभ्यर्थी लगभग आश्वस्त हो जाते हैं कि सामान्य ज्ञान से 15 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आवश्यक तौर पर एग्जामिनर सामान्य ज्ञान से 15 ही प्रश्न पूछेगा। अब प्रश्न की गहराई का स्तर अलग हो सकता है, ये अलग मुद्दा है। अलग तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये अलग मुद्दा है, लेकिन सामान्य ज्ञान से 15 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। बहुत बच्चे अभी भी करंट अफेयर के पीछे पड़े होंगे कि मुझे करंट अफेयर करना चाहिए, करंट अफेयर करना चाहिए। अगर मैं करंट अफेयर वाला भाग देखता हूं तो करंट अफेयर वाले भाग में देखते हैं कि 5 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। इसमें से करंट अफेयर, देश विदेश और योग शिक्षा से प्रश्न पूछे जाएंगे। चूंकि योग शिक्षा इस बार नया टॉपिक जुड़ा है तो इससे प्रश्न आसान स्तर के होंगे, लेकिन अधिक प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। जब अधिक प्रश्न इससे पूछे जाएंगे तो मैं एक सामान्य तौर पर कह सकता हूं कि योग शिक्षा से 3 प्रश्न पूछे गए तो करंट अफेयर से केवल और केवल 1 प्रश्न और देश विदेश से केवल 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्या एक प्रश्न के लिए आप पूरी एनर्जी लगा देंगे? अगर इस भाग में आपको कवर करना है तो पहले आपको योग शिक्षा कवर करना चाहिए, क्योंकि उससे 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि सिलेबस महत्वपूर्ण मुद्दा है। सामान्य ज्ञान, गणित, कंप्यूटर, ये सब कुछ विशेष विषय हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर आप 100% मार्क्स कवर कर सकते हैं, जिसमें एक गणित हो गया, कंप्यूटर भी लगभग, लेकिन इसको 100% में नहीं रख सकते, फिर भी 90% मार्क्स इसमें आप कवर कर सकते हैं। यानी 30 में से 27 प्रश्न एनी हाउ बनाने की स्थिति में रह सकते। इसके अलावा मैं कहूं हिंदी, तो हिंदी में भी 100% कवर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी 100% कवर कर सकते हैं। चूंकि अन्य विषयों की, अन्य एग्जाम्स की तैयारी आप छत्तीसगढ़ से करते आए हैं, तो छत्तीसगढ़ से 5 प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो 5 प्रश्न अगर पूछना है तो बहुत डीप में जाके पूछे जाने की संभावना नहीं। तो छत्तीसगढ़ को आप सतही तौर पर पढ़ के, लेकिन बाल मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न बहुत आसान स्तर के होंगे, लेकिन सिलेबस, क्योंकि पहली बार जुड़ा है तो आसान स्तर के प्रश्न होंगे, लेकिन सिलेबस बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, सिलेबस की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए।
तभी तो आसान स्तर के प्रश्नों को भी आप बना पाएंगे। अगर सिलेबस की ही जानकारी नहीं रही तो प्रश्न कैसे भी पूछे, नहीं बन रहा मतलब वो कठिन स्तर का प्रश्न माना जाता है। तो ये सब चीजें, जिन सब चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए। इसके अलावा मैं और कुछ और विशेष बात करता हूं, जिन बातों पर भी आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहली बात कि अभी समय है 2 महीने का लगभग। इस 2 महीने में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। हमने एक नया कंप्लीट कोर्स का पैकेज लॉन्च किया है। इस कंप्लीट कोर्स में आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, यानी शुरू से आखिरी तक। अभी लाइव क्लास अटेम्प्ट करेंगे आप, लाइव क्लास अभी हम लोग नहीं चला रहे हैं वैसे, लेकिन लाइव क्लास अगर अटेम्प्ट करेंगे तो लाइव क्लास अटेम्प्ट करने के लिए आपको पूरा समय देना पड़ेगा। और एक अभ्यर्थी के विषय में, एक विद्यार्थी के विषय में, एक कॉम्पिटिटर के विषय में मुझे इतनी तो जानकारी है कि जैसे जैसे एग्जाम हॉल आते जाता है, सॉरी एग्जाम टाइम आते जाता है, एग्जाम डेट आता जाता है, वैसे वैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। मतलब अगर आज वो 4 घंटे पढ़ रहा है तो एग्जाम से 5 दिन पहले वो 16 घंटे तक पढ़ाई करेगा। लेकिन टीचर की, एक शिक्षक जो पढ़ाने वाला है, अगर लाइव क्लास की बात करूं तो उसकी एक कमजोरी होती है कि उसको तो एग्जाम देना नहीं, एग्जाम देना है आपको, तो उतना एफर्ट तो नहीं डाल सकता। आप 16 घंटे पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन शिक्षक आपको 16 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसी वजह से हमने एक रिकॉर्डेड क्लास का व्यवस्था किया है, जिस रिकॉर्डेड क्लास को आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट कोर्स है। इस कोर्स में आपको पूरा का पूरा वीडियो क्लास जब चाहे, जितनी बार चाहे वो देख सकते हैं। पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज, इसके अलावा पीडीएफ, पूरे के पूरे वीडियो क्लास का पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ मात्र और मात्र 999 रुपए में दिया जा रहा है। केवल 999 रुपए में। चाहे तो आप अभी भी संभल सकते हैं, अभी भी अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। कोई भी विषय कमजोर हो, सारे विषयों को इस कोर्स में पढ़ाया गया है, उसको आप देख करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पीडीएफ को रिवाइज कर सकते हैं, टेस्ट को दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होता है जब एग्जाम का समय एकदम नजदीक आने लगता है तो टेस्ट सीरीज एकदम महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आज के 5-7 साल पहले टेस्ट सीरीज का उतना महत्व नहीं था। लेकिन जब कॉम्पिटिटर टेस्ट देने लगे तो आपको भी टेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एक पासिंग मार्क्स नहीं लाना है, बल्कि मेरिट में आना है, ज्यादा नंबर लाना है। तो कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए आपको टेस्ट देना अति आवश्यक हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज आप लोग अवश्य दीजिए। टेस्ट सीरीज जितना ज्यादा हो सके उतना दीजिए। आज के 1 महीने बाद, लगभग आपको 1.5 महीने बाद टेस्ट ही टेस्ट देना चाहिए। जितनी ज्यादा टेस्ट हो सके उतना ज्यादा टेस्ट देना चाहिए। और टेस्ट में भी एक चीज होता है जिसको कहा जाता है गैसिंग पावर, तुक्का। तो आप तुक्का जरूर लगाएं। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न में आप सही हैं तो ये आपका टेस्ट वाला प्रश्न है, एग्जाम हॉल का प्रश्न नहीं है। अगर टेस्ट वाले प्रश्न में आप तुक्का लगाते हैं तो तुक्का लगाने पे आपके अंदर, अगर तुक्का लगाने में से 10 में से 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हां 10 में से 8 में तुक्का लगा करके सही कर सकता हूं। और तुक्का भी ऐसे ही नहीं लगाया जाता, दिमाग में ऐसे ही नहीं आता कि ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी। कहीं आप सबकॉन्शियस माइंड में पढ़े होते हैं उसको, जो आपके दिमाग में छपा रहता है, लेकिन तत्काल याद नहीं आता। उसी आधार पर आप ऑप्शन ए या ऑप्शन बी पर टिक लगाते हैं, बाकी कोई वो नहीं रहता। तो तुक्का लगाएं टेस्ट पर और देखें कि तुक्के से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। टेस्ट ज्वाइन करें, जितनी बार चाहे उतनी बार दें। और टेस्ट में भी अगर आप चाहें, टेस्ट में भी तो 4 ऑप्शन वाला फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। यानी 4 ऑप्शन वाला फॉर्मूला कहने का मतलब कि टेस्ट में जो ABCD ऑप्शन है उसमें से चारों ऑप्शन के विषय में आपको जानकारी हो जाए। हमारे टेस्ट की एक खास विशेषता यह है, सबसे पहली विशेषता तो यह है कि एनालाइजर पहले टेस्ट के माध्यम से ही जाना जाता था, बच्चे यहां टेस्ट ज्वाइन करते थे। दूसरी सबसे खास विशेषता यह होगी
कि इस टेस्ट सीरीज में आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है तो क्यों सही है और बी गलत है तो क्यों गलत है, इस तरीके का डिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना पसंद नहीं करते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना पसंद नहीं करते, उन बच्चों के लिए भी कुछ बातें मैं बता देता हूं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 11 कंप्लीट टेस्ट आपको मिलेगा। 11 कंप्लीट टेस्ट कहने का मतलब जैसा आपका सिलेबस है उसी सिलेबस को कवर करते हुए, जैसे इसमें सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न है तो उसमें भी 15, गणित है तो गणित के भी 25 प्रश्न ऐसे शामिल होते हुए 11 टेस्ट मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। इस टेस्ट सीरीज के लिए फीस जो है वो 299 रुपए रखी गई है, जो कि लगभग कम ही हमने रखा, तो हर टेस्ट का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तीसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट भी ज्वाइन करना पसंद नहीं करते, उनको लगता है कि हमको पीडीएफ मिल जाता, तो पीडीएफ की भी व्यवस्था कर दी गई है अलग से, यानी अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते तो केवल पूरा का पूरा एग्जाम का पीडीएफ 599 रुपए में ले सकते हैं। अगर 599 और 300 को मिला दे तो 899 हो जा रहे हैं, 100 रुपए और लगाएंगे तो आपको वीडियो क्लास पीडीएफ टेस्ट सीरीज 999 रुपए में पूरा मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इस रणनीति को अपना सकते हैं। अगर ये कोई कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे हॉस्टल वार्डन का कोर्स लेना चाहते हैं तो हॉस्टल वार्डन कंप्लीट कोर्स लिख करके भेज सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हॉस्टल वार्डन पीडीएफ, सभी के फीस मैंने बता दिए। कैसे ज्वाइन करना है वो भी चीज बता देता हूं। एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको नोट डाउन करिएगा, 9617413676, ये व्हाट्सएप नंबर है 9617413676। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ध्यान रखेंगे, कॉल नहीं, मैसेज करेंगे। आपको जो भी चीजें लेनी हो, अगर टेस्ट लेना है तो टेस्ट लीजिए, वीडियो कोर्स कंप्लीट कोर्स लेना है तो कंप्लीट कोर्स लीजिए, पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ लीजिए, सब A1 क्लास का होगा। मामला ये है कि कुछ लें न लें, जैसा भी करें, एग्जाम आपका निकलना चाहिए। अगर एग्जाम निकल रहा है तो सब चीजें सही, और एग्जाम नहीं निकल रहा तो सब चीजें बेकार है। तो आपको ये सारी जानकारी मैंने दे दी। मुख्य रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर लगाइए, उसके चारों ऑप्शन के विषय में जरूर ध्यान दीजिए, इन सब विषयों को ध्यान देते हुए। और दूसरी बात, अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं एनालाइजर से तो पीडीएफ को जितनी बार हो सके प्रिंट निकलवाइए, प्रिंट निकाल करके अंडरलाइन करिए व्हाइटनर से, उससे क्या बोलते हैं, हाइलाइटर से, और पढ़ते रहिए। जितनी ज्यादा बार रिवीजन करेंगे प्रश्न बाहर से नहीं आएंगे। मैं आपको एक चीज आश्वस्त कर देता हूं, कंप्यूटर के प्रश्न हो, हिंदी के प्रश्न हो, इंग्लिश के प्रश्न हो, छत्तीसगढ़ जीएस के प्रश्न हो, बाल मनोविज्ञान अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसको भी सिलेबस पूरा कवर कराया गया है, लेकिन इस पर मैं पूरी तरीके से 100% नहीं बोल सकता, लेकिन पूरा पढ़ाया। ये कोई भी प्रश्न हो, ये प्रश्न आपको बाहर से नहीं दिखेंगे। अभी टेट का एग्जाम हुआ, इसके पहले महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ, सारे रिजल्ट आपके सामने है। शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ, सारे रिजल्ट आपके सामने। कितने बच्चों ने पढ़ा, कितने बच्चों ने एग्जाम ज्वाइन किया, कितने बच्चों ने सिलेक्शन लिया, ये सारी चीजें, कितने प्रश्न फंसे, ये सारी चीजें आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा मामला वहीं का वहीं रह जाएगा, आप लोग पीछे के पीछे रह जाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। जिसको इच्छा होगी वो कोर्स ज्वाइन करेंगे, और इन 2 महीनों में लग करके जी जान लगा करके आप मेहनत करेंगे, क्योंकि 6 से 7 लाख फॉर्म भरे गए, 6 से 7 लाख फॉर्म भरे गए। इन 6 से 7 लाख फॉर्म के बीच में से छट के आपको 300 में आना है। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तो फिर अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपके लिए और भी कठिन एग्जाम है, क्योंकि ये 300 केवल नहीं है। अगर इसको स्पष्ट तौर पर देखें तो लगभग 300 का
अगर आरक्षण के हिसाब से आप बांट दें तो लगभग लगभग 33%, लगभग लगभग 300 का हो गया, 3 तिहाई 9, मतलब लगभग 99 पद तो महिलाओं के लिए हो गए। अब आपके पास बचा 201 पद, और इस 201 पद में भी एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए आरक्षण हो जाएंगे। तो इन आरक्षणों को देखते हुए अगर आप कहें तो लगभग लगभग आप किसी भी फील्ड से हो तो 150 पद के आसपास आपको मिलेगा। अब 150 पदों में आना है, 6 लाख 7 लाख फॉर्म में से छट के आपको इतने में आना है। लेकिन हताश और निराश नहीं होना है। आप जैसे लोग ही निकालते हैं इस एग्जाम को, आप जैसे लोग ही कमरों में जो बैठे रहते हैं माचिस की डिबिया जैसे कमरों में, वही लोग निकालते हैं इस एग्जाम को, वही लोग बनते हैं हॉस्टल वार्डन, वही लोग सेलेक्ट होते हैं। तो आप ही के बीच में से सिलेक्शन लिया जाना है। मायने ये नहीं रखता कि सिलेक्शन आपके बीच में से लिया जा रहा है, मायने ये रखता है कि क्या आप सिलेक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। आपका शायद मायने सिलेक्शन रखता है, सिलेक्शन मायने रखता है, किसी और का सिलेक्शन मायने नहीं रखता। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बताई गई रणनीतियों को आपने नोट डाउन किया होगा और मेरी बताई गई रणनीति पर आप चलेंगे। अगर आपको थोड़ा भी डर लग रहा है तो 999 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, जरा भी रिस्क मत लीजिए, सीधे कोर्स ज्वाइन करिए और पूरा चार्ट जाइए। क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है वहां से आपका बनना चाहिए। मैंने कहा ना कि 98 प्रश्न जो पूछेगा उस 98 प्रश्नों पर फोकस करिए, 2 प्रश्नों पर फोकस मत करिए जो प्रश्न बाहर से पूछे जाने हैं, सिलेबस से बाहर। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।